हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये मेरा सेट नंबर 7 होगा। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर दिए हैं और ग्रुप डी का भी 6 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देखिए। और यह एक सीरीज़ चलाया जा रहा है कि जब तक ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक यह प्रैक्टिस ऑफिशियल क्वेश्चन को करवाते रहेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो। ये मेरा 6/4/2021 का और ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट का होगा। और जो लोग भी ग्रुप डी या एन टी पी सी सी बी टी टू का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वह लोग तो एक बार ज़रूर ऑफिशियल क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट कर ले, ताकि अपने आप का लेवल और क्वेश्चन का लेवल का पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। हाँ, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हम यह जब तक ग्रुप डी और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक ये ऑफिशियल क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो अगर उन लोगों को चाहते हैं कि हम ऑफिशियल क्वेश्चन को एक बार ज़रूर अटैम्प्ट प्रैक्टिस करें, तो वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं आज का पहला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी संख्या के आधे के एक तिहाई का एक चौथाई के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से और के 8वें हिस्से और के 9वें हिस्से का मान 32 है, तो वो संख्या क्या है। यानी कि कोई एक नंबर है जो कि उस संख्या का अगर हम आधा करके फिर उसका एक तिहाई करेंगे और फिर उसका एक चौथाई करेंगे, फिर उसका एक पाँच हिस्सा करेंगे और फिर उसका 7वां हिस्सा निकालेंगे या फिर उसका 8वां हिस्सा और फिर उसका हम 9वां हिस्सा निकालेंगे, तो वह अपने पास संख्या टोटल लास्ट में 32 बचने वाले हैं। तो वो संख्या क्या है। तो अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो ऊपर में तो पूरा एक्स है, तो एक्स गुने एक एक है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स। तो x बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये तो 32 आएगा ही, तो 32 गुने कितना, यानी कि 2 दूना 3 दूना 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे कितना आ जाएगा 120 गुने कितना 7 गुने 8 और फिर गुने 9। तो देखिए ये अपने पास तो टोटल नंबर आ गया, यानी कि वो संख्या क्या आएगा, इतना को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मेरा क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा x बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देख के हमको दिमाग में एक आइडिया आ गया है कि सबका क्या है, इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। सबका इकाई अंक अलग अलग है, सबका इकाई अंक अलग अलग है। और अपने पास जो आंसर आने वाला है उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अपने पास जो आंसर आने वाला है उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में 0 है इकाई अंक, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये मेरा पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये पूरा राइट आंसर इतना आने वाला है। तो हम पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो समय बच रहा है तो उसको तो बचा लेंगे, क्योंकि यहाँ सबका इकाई अंक क्या है, अलग अलग दिया है। तो ये मेरा जो राइट आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0। मात्र ऑप्शन नंबर 3 ही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो क्या करेंगे, इसको इकाई अंक से चेक कर लेंगे और जो समय बच रहा है उसे बचा लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। पहले एक बार अपने से आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले खुद से अपने से ट्राई करना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि संख्या √64, तो √64 को तो हम लिख सकते हैं कितना, 8 और 16 है। 8 और 16 का HCF और LCM का अनुपात पूछा है। तो अगर हम पूरा का HCF का बात करें तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 8 है। इसमें भी हाईएस्ट कितना है, 8 इंटू का 2 है, तो हाईएस्ट तो आ गया 8, तो HCF 8 आ गया। और LCM कितना आ जाएगा, लो कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या आएगा इसमें, 16। तो अगर इसका हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है।
सिर्फ क्या करना है, ऐसा प्रैक्टिस के तौर पे, यानी कि यह एक सीरीज चलाया जा रहा है कि जब तक ग्रुप डी और CBT 2 का एग्जाम नहीं हो रहा है ना, तब तक ऑफिशियल क्वेश्चन को क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, जो कि क्या होता है, प्रैक्टिस बराबर ही सफलता होता है। यानी कि निरंतर अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही मेरा क्या हो जाएगा, सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं आज का पहला नंबर सवाल। सॉरी तीसरा नंबर ये सवाल होगा। इसमें क्या बोला है कि इतना का मान क्या होगा अगर इतना का, यानी कि ये सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये बोर्ड मास का इसमें नियम लगेगा। तो अगर हम इस इतना का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास, अगर हम सबसे पहले यहाँ से देखें तो ये भी एक बड़ी कोष्ट है और यहाँ एक बड़ी कोष्ट है, लेकिन बड़ी कोष्ट के अंदर एक छोटी कोष्ट यहाँ है और एक यहाँ है। तो पहले हम इतना का सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर हम इतना का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये 0.23 से ये 1.03 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23 को 2 से कर लेंगे तो 23 इंटू 2 46, 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा और फिर 23 एक है 23। अब यहाँ पे देखिए दशमलव इसमें लगाएंगे कैसे, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। तो टोटल कितना अंक हो गया, 2 1 3, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब इसमें से क्या करना है, 3.1 माइनस करना है। तो अब 3.1 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेना है। 3.1 में से माइनस करेंगे तो 3.1 है, नहीं कुछ है तो क्या करेंगे, 2 3 जीरो लगा लेंगे 3 अंक में। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये अगर हम माइनस करेंगे तो 10 में से ये 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, और ये बच गया 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। ये बच जाएगा कितना 10, एक हासिल फिर ले लेंगे तो 10 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 7, और ये बच गया कितना 0। यानी कि ये फाइनल अपने पास ये पूरा का कितना आया, ये पूरा का सिंप्लीफाई किए तो कितना आ गया 0.575 4। अब इसको क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ से इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 20, 5 25, 2 27 और फिर 5 7 35 और 2 37। और दशमलव कितना अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद यहाँ है, एक दशमलव है, 3 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, तो यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो यानी कि ये टोटल का सिंप्लीफाई किए तो ये अपने पास क्या आ गया, इतना आ गया। अब इसमें हम 3 ऐड कर लेंगे तो दशमलव का बाद 3 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब उसमें से हमको क्या करना है, इतना में से माइनस कर देना है, यानी कि 9.3 7 7 नहीं कुछ तो एक जीरो लगा लेंगे। उसमें से हमको माइनस करना है 3.3770। अगर हम इस सब का सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तो पूरा जीरो ही आ रहा है, 0 का ये कितना आ गया 6, यानी कि 6.0 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तीसरा में है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। देखिए ऐसे सवाल सबको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि क्या हो, कैलकुलेशन फास्ट हो सके, तभी एग्जाम में आप कुछ समय बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई भी धनराशि है जो निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का क्या होता है, दोगुना हो जाता है। तो हम अपने पास मान लेंगे क्या है, पी है, और वह क्या है 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो यानी कि ये पी जो है 10 वर्ष में दोगुना होता है, तो ये दोगुना अपने पास क्या आ जाएगा 2p, ये तो ये 2p क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। तो अगर हम ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस का मूलधन कर लेंगे p, तो ये अपने पास i कितना निकल के आ जाएगा p। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे i बराबर p इंटू का r निकालना है, आज समय दे दिया है 10 और बटे का कितना 100। तो ये p से p तो कैंसिल हो जाएगा और फिर ये 10 से कितना बार में 10 बार में, तो r बराबर अपने पास क्या बच रहा है 10%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सही है। तो अगर हम पहला ऑप्शन का देखें तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 आ जाएगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 9, जो कि ये 2 दे दिया है तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा में अगर हम चेक करेंगे दूसरा ऑप्शन को तो ये क्या देने वाला है, ये 1 माइनस है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1,
और फिर माइनस का 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर 1 0, ये तो ठीक है 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 tan 30 दिया है, तो 2 और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 1 और माइनस का 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर 30 है तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2/√3 गुने 3 बटा 3 में से 1 चला जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तब क्या बच गया 3/√3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू का √3 बटे √3। तो ये कट जाएगा 1 √3, तो क्या बचेगा √3। तो इतना बराबर तो ये √3 आ गया, यानी कि इतना का मान अपने पास क्या आ गया, इतना का मान क्या आ गया √3। और tan 60 का मान भी क्या होता है √3 ही होता है। तो ये दो तीनों बराबर है, दोनों 1 2 3 दोनों बराबर है, तो ये तो सही हो गया। फिर आप तीसरा का ऑप्शन कर लेते हैं। अगर हम तीसरा का चेक करेंगे तो देखिए ये अपने पास क्या दिया है 2 tan 30, और यही वाला ये वाला, यानी कि जो यहाँ पे मान दिया है वो तो यहाँ भी मान दिया है, और जो यहाँ tan 60 दिया है यहाँ भी tan 60 दिया है, तो इतना का वैल्यू भी क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, जो कि ये दोनों भी बराबर है। और यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 0 कर देगा। तो ये भी बराबर है, यानी कि ये भी सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो अपने पास हम अगर देखें तो ये तीनों सही आ रहा है, यानी कि ये तीनों क्या आ रहा है, ये भी सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है √3, और ये भी 0 सही आ रहा है, बराबर का 0 है। तो ये तीनों तो सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो सही है तीनों सही है इसमें। तो हमको लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा गलत होगा, इसमें निम्नलिखित में कौन सा गलत होगा यानी कि रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग ऑप्शन नंबर 1 ही है, बाद बाकी तीनों सही है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, और यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। हमको लगता है यहाँ कौन सा सही नहीं कौन सा गलत है, यानी कि कौन इसमें रॉन्ग है। तो रॉन्ग कौन हो जाएगा पहला नंबर, तीनों बाद बाकी तीनों ऑप्शन तो सही सही आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है राइट। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। संख्या 0.13 पर क्या है बार दे दिया है, यानी कि रैकरिंग है, को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर मान इनमें से किसके बराबर आएगा। तो ये सब जानता है कि ये कितना है 1 13 है, और जितना पे रैकरिंग दिया है उतना 9 लिखते हैं। तो ये किस में ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। यानी कि रैकरिंग पे जितना रहेगा ना, यानी कि जितना पे रैकरिंग रहेगा उतना नीचे में क्या करना है 9 लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। कोई खास क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम समय लग सकता है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल अनुपात दिया है तो बट्टा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू का r+h होता है। इसका अनुपात हमको दे दिया है 2/5। तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है 2πr/h, सॉरी 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या 5, नहीं ऊपर इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा 5h बराबर क्या आ जाएगा 2r प्लस का 2h। तो ये 2h तो इधर आके माइनस हो जाएगा 5h से, तो क्या बचेगा 3h बराबर का क्या है 2r। तो इसका हमको अनुपात निकालना है किसका ऊंचाई और त्रिज्या का। तो ऊंचाई क्या है h है, तो ऊंचाई और त्रिज्या का।
तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो इसका अनुपात फाइनल क्या आएगा 2:3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष कुछ था नहीं, सिर्फ क्या था फार्मूला बैठाना था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित, पहले आप लोग अपने से ट्राई किया कीजिए, कोई भी सवाल हम अगर आते हैं तो सबसे पहले अपने से ट्राई कीजिए कि वो सवाल अपने से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे किस टाइप से होता है। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिक यानी कि त्रिभुज की भुजा की माप हो सकता है। तो अगर हम पहले की बात करें तो त्रिभुज की भुजा को माप कैसे किया जाता है, यानी कि किसी भी अगर हम दो भुजा को ऐड करेंगे, ये अपने पास एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, तो अगर हम किसी भी दो भुजा को ऐड करेंगे तो ये तीसरा भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। त्रिभुज का चेक करने का भुजा का तो यही एक नियम है कि किसी भी दो भुजा को अगर हम ऐड करेंगे तो तीसरा से माप उसका बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का ऐड करेंगे, अगर हम यहाँ मान लेते हैं पहला ऑप्शन में अगर 1 और 1.5 का ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.5, जो कि ये तीसरा से तो क्या है कम आ गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर इसका ऐड करेंगे तो ये 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, जो कि ये 4 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये 7। अगर हम किसी भी दो भुजा को ऐड कर सकते हैं तो वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम ये 7 और 3 का ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, जो कि 11 से कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है। आप इसमें किसी को भी ऐड कीजिए, तो जैसे देखिए 7 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, जो कि 4 से बड़ा है। 4 और 7 का ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, जो कि 5 से बड़ा है। 5 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 7 से बड़ा है। यानी कि किन्हीं भी दो भुजा को ऐड करके वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा उसके विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कब, तो विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने के लिए में लिया गया समय। यानी कि यह एक कोई 100 मीटर लंबा ट्रेन है, 100 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और वह क्या कर रहा है कि विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है। तो पार करने में लिया गया समय, यानी कि यह एक विपरीत दिशा में यह एक कोई व्यक्ति है जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है, तो ये ट्रेन को कितने समय में पार कर लेंगे, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है चाल। तो क्या होता है कभी भी कोई दो वस्तु अगर विपरीत दिशा में चल रहा है, कोई भी दो वस्तु अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसका अपेक्षिक चाल क्या होता है, यानी कि चाल जुट जाता है विपरीत दिशा में। तो चाल अगर जोड़ लेंगे तो ये 72, 64 और 8 कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी तो अपने पास यही ना आएगा 100 मीटर जो लंबाई ट्रेन है, तो यही तो दूरी होगा ना। तो समय बराबर क्या आएगा दूरी, समय बराबर दूरी बटे का कितना चाल, और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 18 अपने पास क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये 18 अपने पास ऊपर चला जाएगा, इसको हटा देते हैं अब ये 18। तो अगर हम इतना को अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 18 से काट लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, और 4 पंचे 20, 20 को 100 कितना बार में 5 बार में। तो ये जो मेरा राइट आंसर आ गया कितना 5 सेकेंड आ गया, यानी कि ये समय कितना लगेगा उसको 5 सेकेंड। यानी कि यह व्यक्ति को 100 मीटर लंबी ट्रेन को इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर 8 सेकेंड में वह व्यक्ति क्या करेंगे ट्रेन को पार कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी विपरीत दिशा में चल रहा है दो व्यक्ति तो उसका चाल जुट जाता है, और अगर समान दिशा में चल रहा है कोई भी दो व्यक्ति समान दिशा में तो उसका चाल क्या होता है घट जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। और लेंथ हमेशा क्या होता है विपरीत हो या उल्टा, यानी कि समान दिशा हो या विपरीत, उसका लेंथ हमेशा जुटता ही है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। ये अनुपात और समानुपात का है, यानी कि इसमें क्या है इसमें ए और डी का मान निकालना है हमको। ए बी सी डी का अनुपात दे दिया है, यानी कि ए बी सी और डी है। तो ए बी का अनुपात कितना दिया है 2:5 दिया है। फिर बी सी का कितना दे दिया है बी सी का 5:8 दिया है, बी सी का अनुपात 5:8 दिया है।
और फिर सी और डी का अनुपात 8:11 है, सी और डी का 8:11 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो जिसके सामने है, यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ भी 5 लिख दीजिए, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिख दीजिए, यानी कि जो जिसके सामने रहेगा वही लिखना है। जैसे यहाँ 5 है तो इसके आगे 5 लिख दीजिए, जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 लिख दीजिए। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 8×5 40 और 40 दूना 80। फिर ये कितना आ जाएगा, 5×25 25 अट्ठे कितना 200 और फिर ये आ जाएगा कितना 8×8 64 और 5 कितना 8×5 40 और 40 अट्ठे कितना आ जाएगा 320 और फिर ये कितना आ जाएगा 8×5 40 और इंटू का 11, 40 इंटू 11 तो 440। अब हम यहाँ से इसमें क्या करेंगे, काटेंगे तो ये अपने पास ये 0 से ये 0 चला जाएगा। अब अपने पास क्या बच गया है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ 32 है, यहाँ 44 है। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, ये अपने पास क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 4×5 20, 4×8 32 और 4 से 11। तो ये ए बी सी डी का अनुपात आ गया इतना, ए बी सी डी का अनुपात पूरा कितना आ गया 2 5 8 11। तो अब अपने पास पूछा क्या है कि ए और डी का अनुपात क्या है, ए और डी। तो ए अपने पास क्या है 2 है और डी क्या है 11 है, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 2:11। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार और वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में हम जोड़ लेते हैं, दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर हो जाता है। यानी कि यह एक कोई संख्या है पहला, जो कि इस संख्या का अगर हम 30% कोई दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं, ये दूसरी संख्या y है, तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाता है। यानी कि दूसरी संख्या स्वयं के 140% के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इधर आ जाएगा माइनस, तो ये क्या आने वाला है 30x बटे का 100 बराबर ये y इधर आएगा तो ये 140 y हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो 140 में से क्या हो जाएगा 100y घट जाएगा तो क्या बचेगा 40y बटे का कितना आ जाएगा 100। हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे किए हैं। तो अब हम इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो ये x 100 से 100 तो गया, फिर ये 0 से ये 0 गया। तो अब क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या क्या था 3x, तो पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि 3x बराबर क्या आ जाएगा 4y। तो अगर हम यहाँ से x बटे y लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 बटे का 3। तो ये अनुपात कितना निकल के आ रहा है 4:3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि रवि ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए 16,000 रुपये ऋण लिया, यानी कि कर्ज लिया, जिसमें ब्याज की गणना प्रति तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यानी कि तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है। तो वो राशि ज्ञात कीजिए जो रवि को एक वर्ष के बाद चुकानी है। देखिए एक वर्ष के बाद अगर चुकाएगा तो जो कर्ज लिया है वो और जो ब्याज होगा वो, यानी कि वो क्या चुकाने वाला है ए मिश्रधन देगा। तो अपने पास क्या दिया है 16,000 रुपया तो कर्ज ही लिया है। तो ए बराबर क्या आता है P इंटू का 1 प्लस का R। तो यहाँ पे देखिए ये 20% चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 20% से ले रहा है, तो प्रति तिमाही दे रहा है, प्रति तिमाही के आधार पे। तो एक साल में कितना बार देगा 4 बार। तो इसको हम क्या करेंगे 20 को 4 से भाग कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। और एक साल में दे दिया है तो ये कितना बार देगा 3 चौका 12 4 बार। तो यानी कि 12 में क्या करेंगे, यानी कि प्रति तिमाही चक्रवृद्धि आधार पे दिया जाता है। तो 4 आ गया, 4 तिया 12, यानी कि 4 4 का पेड़ बनेगा। तो ये अपने पास समय क्या आ जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R 100 आपका पावर कितना आ जाएगा, यानी कि एक माह में कितना बार देगा ये, सॉरी एक वर्ष में कितना 3 माह में एक बार, तो एक वर्ष में कितना देगा टोटल 4 बार। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 20 इंटू 1 करेंगे तो 21। तो यानी कि ये अपने पास टोटल कितना आने वाला है 16,000 इंटू ये कितना आ जाएगा 21।
यानी कि 21/20 आगुने 21/20 आगुने 21/20 आगुने 21/20। अगर आप टोटल इस सबको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, आप अगर इसे टोटल सिंप्लीफाई करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 36 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 60 दिन में पूरा करने के लिए कितने आवश्यक पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 60 दिन में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की आवश्यकता होगी। तो 36 पुरुष अगर किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो ये टोटल काम हो गया। इसको बराबर कर देंगे कितना, 60 दिन के बराबर कितना x। तो अगर हम यहाँ से 5 से काटेंगे, 6 से काट लेते हैं, 6 छाएँ 36 और 6 से 10 बार में, तो इसको 2 से काट लेंगे 3 बार में और 2 से इसको काट लेंगे 5 बार में। अब 5 से इसको काट लेंगे कितना बार में, 5 बार में। तो 5 इंटू का 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो आवश्यक पुरुष की संख्या कितना आना चाहिए, 15। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, तभी ये सब समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 972 है और उसका भागफल 4/3 है, तो संख्या ज्ञात करना है। जब भी इस टाइप का कभी सवाल आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन पर फोकस करेंगे। किस पे, ऑप्शन पे, समय बचाने के लिए ऑप्शन पे। तो अगर हम किसी भी दो संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 2 आने वाला है। तो अगर हम इसको इकाई अंक का अगर हम बात करें तो ये इकाई अंक यहाँ पे कितना आने वाला है, 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा, जो कि इसको सेटिफाइड कर नहीं कर रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा में भी करेंगे तो इसमें भी देख रहे हैं, अगर 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा में देखिए, तो 6 इंटू 7 करेंगे तो 7 छक 42, ये ऑप्शन नंबर, और ये 6 सत्ते 42, ये ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। यानी कि तीसरा और चौथा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये मेरा इकाई अंक 2 दे रहा है। तब हमसे क्या पूछा है कि उनका भागफल भी 4/3 के बराबर है। तो एक बात यहाँ से देखिए, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, 26 इंटू 27 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे तो अपने पास 27 इंटू 27 का ही स्क्वायर आता है कितना, 729, जो कि ये दोनों संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 972। 972 आएगा, जो कि ये सात, अगर यहाँ ये 27 है, अगर इसको भी हम अगर 27 कर दें तब ये 729 आएगा, जो कि यहाँ 26 दिया है तो इससे तो और कम ही आएगा 27। तो ये तो मेरा गलत हो गया। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बचा, 4, जो कि ये मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 36 और 27। आप इसे चेक भी कर लीजिए, अगर 36 इंटू 27 करेंगे तो ये 972 आएगा, उसका भागफल पूछ रहा है। तो अगर हम 36 में 27 से भाग करेंगे तो 9 से काट लेंगे तो 4 बार और 9 तिया 27, तो ये 4/3 भागफल भी आ रहा है, जो कि इसे भी सर्टिफाइड कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसका बेसिक तरीका तो आता ही है। इसका बेसिक तरीका क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई और उसका भागफल यानी कि x/y। x/y का मान कितना, 4/3 दिया है, और 4/3 दिया है, और इसका गुणनफल कितना दे दिया है, 972। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये अपने पास हमारा जो आंसर होगा, x का मान होगा वह 4 का मल्टीपल होगा, और जो y का मान होगा वह मेरा 3 का मल्टीपल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मात्र 4 में ही है। पहला देखिए, पहला नंबर यहाँ पे आ रहा है जो कि ये 4 का मल्टीपल है 36, और ये 3 का मल्टीपल है जो कि बाद बाकी किसी में भी नहीं है। तो आप ऐसे भी इसका कम समय में इसे क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 और 55 को पूरी तरह से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। प्रत्येक मामले में 3 शेष बच रहा है। तो एक बात यहाँ पे हमको ये बताइए कि अगर हम किसी भी, ये जो अपने पास ऑप्शन दिया है, अगर हम इसमें 3 माइनस कर लेंगे, 3 शेष बच रहा है, अगर हम इसमें 3 माइनस कर लेंगे तो ये 45 और 55 से पूरी तरह वो संख्या विभाजित हो जाएगा, जबकि शेष क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो अगर हम 3 माइनस कर लेंगे, तो अगर इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24, 75 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 72। इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, 9, 5,
इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 6 2 5 आएगा, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 2 2। यानी कि ये चारों जो संख्या है जो कि 45 और 55 से पूरी तरह, इसमें से 4 में से कोई एक ऐसा संख्या होगा जो 45 और 55 से, यानी कि 45 और 55 से पूरी तरह से विभाजित होगा अगर हम 3 माइनस करेंगे तो, क्योंकि 3 शेष बच रहा है भाग करने पर। तो ये अगर आप यहाँ से देखिए तो किसी भी संख्या का अगर जो संख्या 45 से डिवाइड हो रहा है वह संख्या तो 9 और 5 से होगा, जो संख्या 55 से डिवाइड हो रहा है तो वह 11 इंटू 5 से होगा। तो 5 से डिवाइड करने के लिए तो संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करने के लिए इकाई अंक अपने पास क्या है, ये सवाल तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ये तो 5 से पूरी तरह नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटने वाला है। तो अपने पास बचा क्या, 2 ऑप्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 से और या 11 से चेक कर लेंगे। तो 9 से अगर हम चेक करेंगे इसको तो ये 9 से क्या आता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 4 9 5 4 9, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड है। इसमें देखिए 5 2 7 7 6 13, तो ये अंकों का योग कितना आ रहा है, 13 का अंकों का योग कितना आ जाएगा 4, जो कि ये 9 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इस तरह को सवाल को एग्जाम हॉल में इसी टाइप से बनाया जाता है ताकि कम समय में बनाया जा सके, और नहीं तो वह छोटी से छोटी संख्या हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तब इतना से भाग करेंगे, जो शेष फल आएगा उसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ऐसे सवालों को क्या करना है, इस टाइप से बनाना है ताकि कम समय में सॉल्व हो जाए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बताने में इतना टाइम लग गया है, नहीं तो ये सवाल मात्र 10 सेकेंड में बन सकता है अगर अच्छा से प्रैक्टिस है तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे क्या होने वाला है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी संख्या का अगर 55 से वो डिवाइड है तो वह 11 इंटू 5 से डिवाइड होगा, और जो कि 3 शेष बच रहा है तो अगर हम सब में से 3 माइनस कर लेंगे तो वो संख्या पूरी तरह डिवाइड होगा। अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये सवाल मात्र 10 सेकेंड में बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। देखिए अगर इसमें यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 4 दे दिया है और यहाँ भी 1/x के पावर 4 बराबर इतना दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस अगर हम 2 कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 6239। और फिर इतना बराबर अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आके जुट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 62, 2 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो ये अपने पास इतना का वैल्यू कितना आ गया, इतना का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर लेके इतना आ गया। अगर हम यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये रूट में आ जाएगा 62 का 41, 62 41, ये रूट में आ गया। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं। तो इतना का रूट का वैल्यू क्या आता है 79। आप अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 79 आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 79 आ गया। तो इसको भी तो हम चेंज करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये x है होल स्क्वायर माइनस का 2 बराबर का कितना है 79। तो ये 2 इस साइड आके क्या आ जाएगा जुट जाएगा, तो 79 2 81 हो जाएगा। फिर इसका ये रूट हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 81 पे। तो ये 81 पे रूट चढ़ जाएगा, ये वाले अगर पार्ट हटा देंगे यहाँ से, ये अगर हटा देंगे 2 तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 81 का। तो ये अपने पास इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को रोक के देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुना हो जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले वृद्धि। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, अगर हम उसका त्रिज्या तिगुना कर देंगे यानी कि 4π3r का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आने वाला है, त्रिज्या तिगुना हो जाती है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होने वाली वृद्धि क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आने वाला है पाई, 4π से 4π कैंसिल, तो ये अपने पास क्या बचेगा यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3 तिया 9r स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचने वाला क्या है 9 गुना हो रहा है।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने वाले वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये पहले क्या था, क्षेत्रफल पहले इतना था, अब कितना हो गया 9, तो कितना बढ़ गया है, तो 9 माइनस 1 कर लेंगे तो यानी कि 8 बढ़ गया। तो इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 800 बटे प्रतिशत लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी 8 ही है, क्योंकि ये भी 8 ही है। अगर ये 800 प्रतिशत है तो अगर हम 800 आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 8 ही है। तो ये कितना आ रहा है 8। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। क्या बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो अगर हम यहाँ पे 841 का ऐसे अगर कभी भी सवाल देखें कि रूट का अंदर रूट 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 है, सबका अंदर में रूट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करना है, यानी कि दाहिना साइड से इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट अंदर 841 है, तो रूट अंदर 841 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 2, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि इतना का वर्गमूल कितना आ गया 29। अब 29 इसमें क्या करेंगे 596 में जोड़ देंगे। तो 596 में अगर हम 29 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 6 15, 9 2 11, 1 12, 5 1 6, यानी कि ये अपने पास अब क्या बच गया 625 का रूट, यानी कि ये रूट 625। तो 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25। अब ये 25 इसमें जोड़ देंगे 200 में, तो 200 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225। और 225 का वर्गमूल यानी कि अंदर रूट का बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 225 होता है तो 15। अब ये 10 में हम क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे, तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 25 का अंदर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए अंदर रूट 1 लगा दिया, तो 1 अंदर रूट 1 का वर्गमूल तो 1 ने होता है ना, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आने वाला है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से इसको चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे सवालों को क्या करेंगे, पहले दाहिना साइड से सॉल्व करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर जितना आएगा उसमें अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, माइनस का रहेगा तो माइनस कर देंगे, गुना का रहेगा तो गुना कर देंगे। तो इसमें प्लस का चिन्ह है तो इतना से इसमें जो आया 29, तो इसमें 29 प्लस कर दिए, फिर जो इसका जो आया इसमें प्लस कर दिए, फिर इसका प्लस कर दिए, उसी हिसाब से निकाल लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है, यदि 10 पेन का बिक्री मूल्य 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 पेन का एसपी और ये 15 पेन का क्या है सीपी के बराबर है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे यानी कि एसपी बटे सीपी यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये क्या आने वाला है 15 बटे का कितना 10, 5 से काट लेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कि कोई सामान खरीदे हैं कितना में 2 रुपये में और बेच दिए कितना में 3 रुपये में, तो हमको लाभ हो गया 1 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा लाभ गुने का 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 2, तो 2 से इसको काट लेंगे 50, तो अपने पास लाभ कितना आ रहा है लाभ प्रतिशत 50%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसमें क्या आंसर आने वाला है। क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ऐसे सवालों को भी हम पूरी बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें मास्टरमाइंड लगाएंगे। इसमें क्या बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूरी तरह 77 से विभाजित है। एक तो ये नियम है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लीजिए, इसमें 77 से भाग कीजिए, जो शेष फल आएगा वह शेष फल इसमें से क्या करने माइनस कर दीजिए। ये तो एक बेसिक तरीका है जो कि ऐसा हम नहीं करने वाले हैं एग्जाम हॉल में। क्या करेंगे इसमें मास्टरमाइंड लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हमको क्या बोला है कि वह 77 से पूरी तरह विभाजित है, तो जो संख्या 77 से विभाजित है वह 11 इंटू 7 से तो होगा। तो हम सबसे पहले 11 का चेक करेंगे, तो 11 का चेक करने का नियम क्या है भाग का, यानी कि कोई भी संख्या का एक एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, तो यानी कि 9 3 12 और 9 3 12 ये दोनों बराबर आ रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगा। इसमें हम चेक कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है 9 9 18 और 6 3 9, यानी कि एक अंक छोड़ के, तो 9 और 9 कितना आ गया 18, ये बराबर आना चाहिए इसका, तो ये 6 3 9 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें चेक कर लेते हैं, तो 9 7 16 और फिर ये 7 9 16, तो ये दोनों बराबर आ रहा है, तो ये दोनों ये भी संख्या 11 से विभाज्य है। इसमें चेक कर लेते हैं, तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है 9 6 15 और 9 3 12, जो कि दोनों बराबर आना चाहिए, ये 15 आ रहा है ये 12 आ रहा है, यानी कि ये 9 6
15 और ये 9 3 12 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। यानी कि 11 की विभाज्यता का नियम है कि एक एक अंक अल्टरनेट अंक को जोड़ के दोनों या तो बराबर आ जाए या दोनों को घटाने पर 0 आ जाए या 11 का कोई भी संख्या गुणज आ जाए, यानी कि यह मल्टीपल आ जाए, जैसे 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाता है। तो अपने पास तो ये ऐसा नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। तो अपने पास बचा क्या, मात्र 2 ऑप्शन बचा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 7 से चेक कर लेंगे। इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, 7 से चेक करेंगे। तो 7 से अगर पहले वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 13 सत्ते कितना आएगा, 91। 13 सत्ते 91, 6 13 सत्ते 91, ये बचेगा कितना 8, 14 सत्ते लगेगा इसमें, 14 सत्ते 98, इसमें कितना से लगने वाला, 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 सत्ते 98, 1 7 1 7, फिर ये आ जाएगा कितना 7 नंबर 63। तो ये पूरी संख्या क्या है 14 19 से, यानी कि 7 से पूरी तरह इतना बार में क्या है, यह संख्या पूरी तरह विभाजित है। अगर आप इसको चेक करिएगा, अगर ये वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तीसरा ऑप्शन को, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। देखिए इसमें 7 से भाग करते हैं तो 14 सत्ते 98 रहेगा, एक एक बार फिर 7 17, फिर 7 दूना 14, 3 बच जाएगा, 3 पर 7 37 आ जाएगा, जो कि ये 37 7 से पूरी तरह नहीं कटने वाला है, तो ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि 10 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 10 और 20 का तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि बी स्क्वायर बटे ए। तो बी स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, एक का स्क्वायर ए का मान कितना 10 है, तो ये काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये तो एक फर्स्ट तरीका हो गया, यानी कि ये तो फार्मूला से आ गया। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी अगर तृतीय अनुपात पूछें तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि 10 और 20 का तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो 10/20 और 20 का ही, यानी कि तृतीय अनुपात 20 का ही एक अगला अनुपात क्या आएगा, ये आएगा। ऐसे ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 2 इंटू का 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 40। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उसको मिल जाए। और यह सिर्फ क्या करना है, ऑफिशियल क्वेश्चन को क्या करना है, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है ना ग्रुप डी और CBT 2 का, तब तक ऑफिशियल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। इसमें क्या बोला गया है कि अगर एक आयताकार सॉल पैनल की लंबाई उनकी चौड़ाई से 5% अधिक है, यदि पैनल का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है तो उसका चौड़ाई क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा गौर से देखें तो ये अपने पास क्या है, चौड़ाई से 5% अधिक है क्या, लंबाई। तो ये अगर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 5 का कितना आ जाएगा, 5% का 5 से 20, यानी कि ये चौड़ाई से 5% अधिक है, यानी कि ये बी हो गया, ये लेंथ हो गया। तो अगर ये लेंथ 20 है, सॉरी ये अगर बेर्थ यानी कि चौड़ाई अगर 20 है तो लेंथ 5% अधिक है, यानी कि 1 है, तो 20 में 1 जोड़ देंगे 21 है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका चौड़ाई कहता है निकालने के लिए। तो यानी कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना आता है 210, यानी कि हम यहाँ से काट लेंगे तो 21 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, और ये इसको काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 दूना 20, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि ये अपने पास इसका एक का वैल्यू कितना आ गया 1/2, एक का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो हमसे क्या पूछा है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करे, तो चौड़ाई क्या था 20 था, तो इसमें 20 का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 20 एक का वैल्यू कितना है 1/2, तो 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1/2 सॉरी 1/2, तो यहाँ x है ना, ये x और x है तो ये अनुपात में आएगा, तो ये एक का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 1/2, यानी कि इसका वर्गमूल निकालनी है तो 1/2 आ जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना 1 और रूट का 2 का तो √2 आ जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, तो 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 को हम लिख सकते हैं क्या 10 और √2 गुने का √2 बट्टा में कितना है √2, तो ये एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा
10√2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि दो समांतर चतुर्भुज का आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर है, यानी कि यह एक कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का समान आधार पर समान समांतर रेखाओं के बीच है, समान समांतर रेखाओं के बीच है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इसी पे एक और समांतर चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, जो पहले वाले का आएगा वो दूसरे का आएगा, तो यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। क्योंकि जो पहले वाले का आधार और ऊंचाई है वह दूसरे वाले का भी है, तो उसका क्षेत्रफल तो दोनों का बराबर ही आने वाला है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसमें का आंसर क्या आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि यदि चार संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 3 गुना, तीसरी संख्या चौथी से दूसरी से 4 गुना और चौथी संख्या तीसरी से 5 गुना है और चारों संख्या का माध्य इतना है, यानी कि चारों संख्या का माध्य दिया है। माध्य तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग बट्टे का संख्या। तो इस चारों संख्या का योग यहाँ से निकाल लेंगे, तो माध्य को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 19 चौक 76, यानी कि चारों संख्या का योग कितना आ गया, 7600 है। अब ये हम मान लेते हैं कि ये एक चार संख्या ए बी सी और डी है। इसमें क्या बोला कि यदि चार संख्या में से दूसरी संख्या पहली से यहाँ पे क्या दिया है, यानी कि अपने पास चारों संख्या का योग कितना आ गया, 7600। चारों संख्या का योग यहाँ से डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 चौक 7600। और पहली से तिगुनी है दूसरी संख्या, यानी कि ए बी सी डी ये संख्या है चार, और पहली संख्या से तिगुनी है कौन, दूसरी संख्या, तो ये पहली अगर x है तो ये कितना आ जाएगा, 3x। और तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी है, तो इसका 4 गुनी आ जाएगा कितना, 12x। और चौथी संख्या तीसरी से 5 गुनी है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 5 गुनी आ जाएगा, 12 पंचे का 60x। और ये सब का योग हमको दे दिया कितना, 7600। तो अगर हम यहाँ से ऐड करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 60, अब 12 72, अब 72 और 4 कितना आ जाएगा, 76, यानी कि 76x का वैल्यू कितना आ गया, 7600। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। तो हमसे क्या पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो अपने पास सबसे छोटा संख्या क्या है, यही न है ax, तो सबसे छोटा संख्या क्या आ जाएगा, 100। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, ए और बी का ऐसा मान है जो कि 90 डिग्री से कम है, यानी कि छोटा है, तो न्यून कोण है, तो tan ए और tan बी बराबर है। तो tan ए और tan बी कितना पे बराबर होता है, यानी कि tan ए का मान अगर 45 लेंगे और cot बी का मान भी हम 45 लेंगे, तभी दोनों का मान बराबर होगा। तो a प्लस बी का मान पूछा था, यानी कि ये दोनों का मान पूछा था, कितना आ जाएगा, 90। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटा में तय करता है, और यदि वह धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो वही दूरी उसी दूरी को 8 घंटा में तय करता है। तो धारा की चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या आएगा, यानी कि यह एक मान लो पानी है, तो ये धारा की चाल कितना दे दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह स्टीमर से कोई व्यक्ति जा रहा है, यह एक स्टीमर से है, तो ये ए और बी दो बंदरगाह के बीच की दूरी, ये इधर से जाने में क्या आएगा, कम समय लगेगा, क्योंकि इधर धारा की भी चाल है और ये अपने चाल से भी जाएगा तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। और इधर से अगर उल्टा जाएगा, विपरीत जाएंगे, ये तो धारा है, तो अगर हम विपरीत जाएंगे इधर से, तो ये तो अगर इधर से हम जाएंगे तो ये तो धारा हमको अवरोध करेगा, रोकेंगे, तो इधर से जाने में हमको क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो यही दूरी है, तो ये दूरी को कितना में जा रहा है, पहले जाएगा, तो चाल पहले में जाएगा, तो ये भी इधर से जाएगा और ये भी, तो चाल जुट जाएगा, धारा की दिशा में चाल जुट जाएगा। तो दूरी बराबर क्या आता है, ये चाल मान लेते हैं स्टीमर का x है और ये धारा का 3 है, तो दूरी बराबर चाल आगुने का समय, यानी कि इधर से जाएगा तो ये दो इस चाल से जाएगा। फिर इसी दूरी को वह शांत जल में क्या बोलता है कि विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या आएगा,
तब उसे 8 घंटे का समय लगता है। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो 8 घंटे, क्योंकि इधर से अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसे रोकेंगे तो ये कितना आ जाएगा x/3, यानी कि विपरीत हो गया तो चाल अपेक्षिक दूरी क्या आएगा, सॉरी अपेक्षिक चाल, पहला में से दूसरा घटा लेंगे तो ये कितना से आता है 8 घंटा लगता है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 6×3=18 प्लस का 6x बराबर 8×3=24, सॉरी 8x माइनस 8×3=24। तो अगर हम यहाँ से देखें ये तो 8 में से 6 घटा लेंगे तो ये क्या बचेगा, 8 में से 6 घटा लेंगे तो क्या बचने वाला है 2x, और ये 24 इस साइड आगे जुट जाएगा तो 8×4 कितना आ जाएगा 12, 8×4 12, 2×1 3 कितना आ गया 8×4 12, 3×1 4 कितना आ गया 42। तो ये 2x का वैल्यू कितना आ गया 42। तो यहाँ से हम अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू ये 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा x 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य है। तो हम इसमें जानते हैं कि बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, यानी कि बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, 2 गुने माध्य। तो यहाँ पे अगर हम माध्य दे दिया है तो माध्य बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर क्या आएगा, ये माध्य बराबर आ जाएगा 3 गुने माध्यिका अब प्लस का बहुलक, 3 गुने माध्यिका प्लस का बहुलक, अब बट्टे में ये 2 लग जाएगा तो ये बट्टे में 2 यहाँ लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लगा है 3 गुने माध्यिका माइनस गुने माध्य, हाँ माइनस माध्य आ जाएगा। तो ये 3 गुने माध्यिका माइनस 2 आता है ना, ये कितना बराबर होता है बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर ये आता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, माध्य बराबर हमको निकालना है तो ये क्या आ जाएगा माध्यिका माइनस का बहुलक, यानी कि 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस का क्या आ जाएगा बहुलक, माइनस का बहुलक, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 2, यानी कि किसके लिए माध्य बराबर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेन इसका फार्मूला यही होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये अगर याद है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष कुछ था नहीं, सिर्फ खाली फार्मूला याद रखना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि y का x प्रतिशत 2000 है, यानी कि y का अगर हम x प्रतिशत निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है 2000। अब क्या बोला है और z का y प्रतिशत बराबर है, यानी कि z का y प्रतिशत 4000 के बराबर है। तो ये अपने पास 2000 है, ये 4000 है, दोनों बराबर करना है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 2 से अगर हम पूरा का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा कितना 2xy बटे का कितना 100 बराबर ये आ जाएगा कितना 4000। यहाँ तो बराबर दिया ही है ZY बटे का 1000 बराबर का कितना 4000। तो तीनों बराबर है 4000 4000 के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2xy बटे का 100 बराबर क्या आ जाएगा ZY बटे का 100। तो 100 से 100 तो ये चला जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये अपने पास क्या होने वाला है कि ये तो y से y कैंसिल हो गया, तो z का वैल्यू क्या आ रहा है 2x, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है दूसरा में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ 2000 का वैल्यू इतना दिया था तो यहाँ 4000 का, तो इसको हम 4000 बनाने के लिए क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो और दोनों को बाद में क्या किए बराबर कर दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। ये एक DI का सवाल है। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर देना है। तो किस विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों से 40% अधिक है, यानी कि लड़कों का संख्या जो है न लड़की से 40% अधिक होना चाहिए। तो ये अपने पास क्या है बॉय है, सॉरी ये गर्ल है और ये बॉय है, यानी कि इस कलर का जो है सो क्या है लड़का है और इस कलर वाला जो है सो क्या है लड़की है। तो ये अपने पास क्या पूछा है कि किसका 40% अधिक है, यानी कि लड़कों और
लड़की की संख्या से 40% अधिक है। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन में देखें तो ये अपने पास क्या है, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। ये अपने पास क्या आ रहा है, किस विद्यालय में, तो ये 4 विद्यालय है ABCD। तो अपने पास पूछा है किस विद्यालय में चारों लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है लड़कों की संख्या। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन में देखें तो ये पहले वाले में क्या है, यहाँ पे लड़की कितना है, यहाँ पे लड़की 2.5 है और लड़का 3.5 है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 1 बढ़ गया है। इसमें कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। इसमें ज़्यादा है कितना, 1 बढ़ा है। अगर बी में हम देखें तो बी में क्या है, बी में क्या बढ़ा है, यानी कि बी में तो लड़की कम ही हो गया है, लड़की की संख्या से 40% अधिक है। यानी कि लड़की की संख्या से 40% अधिक है। तो लड़की इसमें कितना है, 4 है, इसमें लड़का कम है, तो इसमें तो कम में हो गया, तो ये तो होगा नहीं। और इसमें सी में देखते हैं, सी है स्कूल में, तो सी में क्या है, लड़की क्या है, बढ़ा है लड़की से, तो ये भी तो लड़का कम में है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़का कम 3 दिया, लड़की ज़्यादा कर दिया, जो कि लड़की की संख्या से 40% अधिक होना चाहिए, यानी कि लड़का ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए डी ऑप्शन में देखिए, तो डी में क्या है, डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे लड़का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 45 में से 41, यानी कि 5 में से 1 गया 4, 0.4 बड़ा है, 0.4 बड़ा है, कितना पे बड़ा है, यानी कि ये कितना पे बड़ा है, 4। लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 40% अधिक है लड़कियों की संख्या से। तो लड़का कितना है, 4.5 है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 1000 से, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्रतिशत निकालेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये तो नहीं कटने वाला है, तो 400:5 आ रहा है। अगर ई को हम चेक करेंगे तो ई को अगर हम चेक करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है लड़कियों की संख्या से। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 0.4 ज़्यादा है, और यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, तो और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ ई में कितना ज़्यादा है, 0.9 ज़्यादा है, ई में 9 ज़्यादा है, 0.9 ज़्यादा है, तो 40% अधिक है। तो 40% अधिक, तो दशमलव में यही वैल्यू आ रहा है। ऑप्शन नंबर किस में, डी में ही, स्कूल डी में ही आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं स्कूल में, तो इसमें डी में ही आ रहा है, जो कि इसमें ए में दिया है, ए ऑप्शन दिया है, यानी कि ए स्कूल में किस विद्यालय में, तो ए विद्यालय में दिया है। तो ए में तो यहाँ पे अपने पास क्या दिया है, ए में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। तो लड़कियों की संख्या ए में कितना दिया है, ए में अपने पास गर्ल कितना है, गर्ल का ये वाला कलर है, तो ए में कितना है, 2.5 है। और लड़का कितना है बी में, बॉय कितना है, बॉय कितना है, तो 3.5 है। तो ये कितना ज़्यादा है, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, सॉरी 1 तो ज़्यादा है, सही तो है, किस पे, लड़कियों से। तो लड़की कितना है, 2.5 है, और इसका मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे प्रतिशत में, तो ये उड़ा देंगे, तो ये 1 जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 25 चौका 100, और ये आ रहा है कितना, 40%। हाँ, तो और स्कूल नंबर 1 में ही क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे बॉय का मान, यहाँ पे गर्ल, स्कूल ए में गर्ल कितना है, 2.5 है, और बी में सॉरी और बॉय कितना है, 3.5 है। तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, लड़की पे ना। तो लड़की 2.5 है, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे 100, आइए दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, तो 25 से इसको काट लेंगे, तो 25 चौका 100, आइए 1 जीरो बचा है तो 40। तो ये कितना आ रहा है, 40% अधिक आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है, जो कि स्कूल क्या है, ए है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो एक सवाल डी आई से भी देखने को मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि कॉइन्स करोड़ों में दिया है और निर्यात और आयात का दिया है, यानी कि ये वाला कलर जो है न, सो क्या है, एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात, और ये आयात का दिया है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम है, अनुपात।
तो अगर हम 2013 में देखें तो 13 में कितना आ रहा है निर्यात और आयात का अनुपात, तो 2013 में कितना है, 2013 में ये कितना है 60 और 45 है, तो इसका निकालेंगे तो 60 और 45 आ जाएगा। तो 15 से 15 चौका 15 तिया 45 का, अब यहाँ पे भाग करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 3 से, 3 इकाई 3 और दशमलव का ये कितना आ जाएगा 1, तो दशमलव का कितना 3 3 आएगा। फिर अगर 2000 हम ऑप्शन से चल रहे हैं, 2013 का चेक कर लिया, अब 2016 का अगर हम चेक करेंगे तो 2016 में अपने पास क्या दिया है, 2016 में 100 और 120 और 100 दिया है। 2016 में क्या दिया है, 2016 में 120 और 100 दिया है, तो ये निकाल लेंगे तो ये कितना आने वाला है 1.2 आएगा। अब 2017 में हम देखते हैं तो 2017 में क्या दिया है, 2017 में ये क्या दिया है, 2017 में अगर हम यहाँ से देखें तो ये अपने पास क्या आ रहा है 2017 में 150 और 140 है, तो 150 और 140 का निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 14 से लगाएंगे तो 14 का 14 1.0 10 फिर 0.0 फिर ये भी नहीं लगने वाला है तो 0 9 आ रहा है, तो 2017 का इतना आ गया। अब 2018 तो यहाँ पे देख रहा है क्या क्या बोल रहा है कि निर्यात अधिकतम है, तो सबसे अधिकतम किस में आ रहा है, इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है, यही आ रहा है जो कि ये किसका है 2013 का ही है। यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम तो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ 1 दशमलव के बाद 0 9 है, यहाँ 1 दशमलव के बाद 3 3 है, यहाँ 1 दशमलव के बाद 2 है, तो सबसे अधिक तो यही है ना, सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक तो यही आ गया 1 दशमलव का 3 3 जो कि किस में है 2013 में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है 2014 में दे दिया है, तो 2014 का अगर हम चेक करेंगे तो 2014 का कितना आ रहा है 110, 2014 का 110 और बट्टे का 100, तो ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1.1, ये तो और कम है, तो 2013 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, सिर्फ कुछ करना नहीं था, निर्यात और आयात का अनुपात निकालना था, तो सबका अनुपात निकाल दिए हैं। तो देखिए जैसे 2014 का निकाले तो 2014 में कितना था 110, तो ऊपर 110 दे दिया, नीचे कितना था 100, तो यहाँ से काट लिए तो 1 दशमलव बच गया, तो ये कितना आ जाएगा 1.1, जो कि ये तो और कम है। तो इसमें सबसे अधिक किसमें आया था तो 2013 में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोल रहा है कि 2013 और 2015 के अवधि के दौरान हुए कुल निर्यात और आयात का अंतर कितना है। 2013 तो 2013 में कितना है कुल निर्यात और आयात, 2013 में कितना है 60 और 45 जोड़ लेंगे तो 105 है। और 2015 में, तो 2015 में कितना है 2015 में तो ये है, तो 2015 में 120 और 130 कितना आ जाएगा 250। तो टोटल का अंतर हमसे पूछ रहा है 2013 में की अवधि के दौरान हुए कुल निर्यात और कुल आयात, कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर पूछ रहा है। तो कुल निर्यात इसमें कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 45, और आयात इसमें कितना हो रहा है, आयात का अंतर, कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर। तो इसका अंतर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ आ रहा है कितना 250 और यहाँ आ रहा है 105, 2013 और 2015 के अवधि के दौरान। तो ये अपने पास क्या दिया है 2013 में कितना है 2013 से 2015 के अवधि के दौरान, 2013 से 2015 के अवधि के दौरान सॉरी, तो 2013 से 2015 तक टोटल जोड़ेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया कितना 105 2013 से, तो ये पहले ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। पहले क्या करते हैं निर्यात को ऐड कर लेते हैं, तो निर्यात आ गया 60 आप प्लस फिर 2014 का कितना है 2014 का 110 आप प्लस फिर 2015 का कितना है 120, तो ये कितना आ जाएगा 120 और 110 तो 230 और 230 में 90 जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 290। अब इसमें हम आयात का ऐड करते हैं, तो आयात कितना है 45 2013 में, और फिर 2014 में कितना है 100 और 2015 में कितना है 130,
प्लस का 130, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 230 आ गया। 200 यहाँ 100 और प्लस का 130 तो कितना आ गया 230। 230 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 275। तो ये 290 और यहाँ 275, तो इसका अंतर कितना है 200, इसमें से माइनस कर लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 1 गया 1, तो यानी कि अंतर अपने पास क्या आ रहा है 15। तो ये सब अंतर किस में आया है करोड़ में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा दूसरा में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। तो अपने लोग 100 टोटल सवाल सॉल्व कर लिए हैं। तो ये रीजनिंग का सवाल है, इसे हम रीजनिंग के वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इसमें क्या देखें कि अपने लोग टोटल 100 सवाल देख लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन का लेवल को सॉल्व करना है, यानी कि किस टाइप से लेवल आ रहा है क्वेश्चन का। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ऑफिशियल क्वेश्चन को। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको, अगर आपका एक लाइक हमको अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।